Hello everybody, this is Rakesh Kesri and today I'm going to teach you chapter number 2 poem The Tiger in the Zoo. So before starting this chapter I'm going to talk about here you can see the tiger, okay, and something here written we will see right now. The Tiger in the Zoo is beautiful poem written by Bond. रस्किन बॉन्ड सो आई एम टॉकिंग अबाउट ये ब्यूटीफुल पोएम आपको द टाइगर इन द जू लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा इन विच ही एक्सप्रेसेस हिज विश जिसमें वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी इच्छाओं को दैट द टाइगर्स शुड लिव फॉर एवर एंड नेवर बिकम एक्सटिंक्ट मतलब ये अपना दिखाना चाहता है कि टाइगर हमेशा रहना चाहता हमेशा के लिए रहना चाहता है जंगलों में वो एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहता है. So, without any further delay, I'm moving forward. So, next I'm going to talk about here. So, number 2 I'm talking about here. I'm talking about the writer. Okay. About the poet George Cecil Norris. What is the writer name? Yes. The poet George Cecil Norris was a versatile Welsh poet. Versatile मतलब जिसके पास बहुत सारा गुण है. Multiple type of knowledge. Okay. Versatile. We can say that. एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब जो छोटे छोटे स्टोरी जैसे रैबिट और टर्टल का स्टोरी जैसे सुनते हैं छोटा छोटा उस तरह लिखते हैं. ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्स राइटर ऑफ द पोएट वाज वार पीरियड. वेल्स किसको व्यक्ति कौन से व्यक्ति को बोला जाता है? वन हु बिलोंग्स टू द वेल्स कंट्री इन अ ग्रेट ब्रिटेन. ग्रेट ब्रिटेन जो कंट्री बना था जैसे कि किसको किसको मिलकर as you read in history chapter 1 स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एंड वेल्स मिलकर ग्रेट ब्रिटेन तो उस रीजन से बिलोंग करते थे. फोर रग्ड कोस्ट लाइन मतलब माउंटेनस नेशनल पार्क्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन वेलिस लैंग्वेज मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वेलिस लैंग्वेज बोला जाता था. सो हमने देखा राइटर के बारे में. अब चलते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर. Okay, without any further delay, I'm going to start the chapter. Here, we can see here the tone of the poem. सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस poem का tone क्या है, क्योंकि without tone we cannot understand what is the meaning. Okay, so the tone of the poet is full of regret. मतलब वो पश्चाताप कर रहे हैं. He believes that this is not the kind of life of a tiger should be living. मतलब रहने का ये तरीका नहीं है उसका. मतलब इसलिए पछताव करें कि इसको जंगल में रखा जाए न कि पिंजड़े में मतलब उसको रखा जाए. There is also a tone of anger that tiger feels at being caged. मतलब कहीं ना कहीं उसको अगर केज में रखा गया है तो टाइगर को कैसा फीलिंग हो रहा है? कहीं ना कहीं गुस्सा उसको आ रहा है. ठीक है, वो उसको फील कैसा हो रहा है? मतलब कहीं ना कहीं एंगर हो रहा है जैसे उसको कहाँ रखा जा रहा है? केज में. अब स्टाइल की बात करें. सबसे पहले स्टाइल की बात करें. द पोएम कंसिस्ट 5 स्टेंजा. हाउ मेनी स्टेंजा? इन ईच what a paragraph has a how many? 5 stanza and each is made up of 4 lines. How many lines? 5 stanza and made up 4 lines. The rhyming scheme is ABCB ABCB. It means each lines included the rhyming scheme A, B and C, B. ठीक है. The poem has 2 distinct setting. The first setting is the zoo. किसके बारे में बताया गया है? जू के बारे में. Where the tiger is put in the cage. जहाँ पर टाइगर को कहाँ रखा गया है? केज में रखा गया. The second setting is that of the natural wild habitat of the tiger. दूसरा क्या बताया गया है कि भैया जो टाइगर है वो कहाँ है? नेचुरल इनहेबिटेंट मतलब जंगल में है. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अगर मैं बात करूं थीम इस पोएम का, द पोएट
Leslie Norris once conveyed that it is a cruel to keep wild animals in the small enclosures. मतलब क्या है, बहुत ही क्रूएल चीज है, निर्दयता है कि किसी भी जानवर को हम लोग क्या करें, इनक्लोजर जैसे जू में रखें, ठीक है, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। जैसे मान लीजिए वो जंगल में रहता है, जंगल में ना रहकर मतलब उसको जू में रखे, तो ये मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्रूएल थिंग है, निर्दयता कर रहे हैं हम जानवरों के साथ। द टाइगर्स फील्स एंग्री, टाइगर कैसा महसूस करता है, एंड हेल्पलेस, अनहैप्पी एंड लॉन्ग्स टू गो बैक देयर ओन सराउंडिंग इन द फॉरेस्ट। और वो मतलब हेल्पलेस, लाचार महसूस करता है, खुश भी नहीं रहता है, और उसकी इच्छा होती है कि भैया हम दोबारा से अपने जहाँ सराउंडिंग, जहाँ मैं कहा जंगल में रहता था वहां चले जाएं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, फर्स्ट अस्टेंजा को चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ठीक है, स्टॉक्स का मतलब वॉक्स और फॉलोज, ठीक है, इन अ विविड स्ट्रिप्स, विविड मतलब ब्राइट कलर, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न कलर को बोलते हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, ठीक है, ऑन पैड्स, पैड्स मतलब होता है सॉफ्ट पाज ऑफ टाइगर, टाइगर का जो पाज होता है ना हथेली जैसे, मतलब जो पांजा, ठीक है, वॉल्वेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, रेज मतलब एंगर, मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि केज में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टाइगर है वो क्या हो रहा है, चल रहा है धीरे धीरे, कैसा, विविड मतलब विभिन्न विभिन्न क्या, स्ट्रैप्स, स्ट्रिप्स मतलब क्या, विभिन्न विभिन्न मतलब धारीदार जो है, उस अवस्था में क्या कर रहा है, वो चल रहा है, कौन, वॉक कर रहा है। द फ्यू स्टेप मतलब धीरे धीरे स्टेप मतलब बढ़ा रहा है केज में। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट, मतलब उसका जो हथेली जो होता है ना, गद्दीदार होता है टाइगर का सॉफ्ट, और उससे क्या करता है, धीरे धीरे जाता है इन अ क्वाइट केस, मतलब क्वाइट रेज मतलब थोड़ा गुस्से में, जैसे मान लीजिए। अब ऐसा क्यों होता है, देखने से पता चल रहा है कि जो टाइगर है, तो टाइगर कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्टेप अपना बढ़ा रहा है, वही मतलब केज में, गुस्से में, क्योंकि वो क्या करना चाह रहा है, तो मुझे क्या करो, बाहर निकालो। जैसे इसमें आप देखें तो पोएट यही कहना चाहते हैं कि टाइगर दैट इज कन्फाइंड इन द जू, टाइगर क्या हो गया है, कन्फाइंड है कहां पर, जू में, एंड मूव्स अराउंड इन द केज अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन, और क्या करता है, मूव करता है किसके चारों तरफ, मतलब केज में चारों तरफ घूमता है, एंड हिज ब्राइट कलर्ड स्किन मतलब उसका कलर कैसा है स्किन का, हिज फीट आर सॉफ्ट लाइक अ वेलवेट, मतलब उसका जो फीट है ना वो कैसा है, सॉफ्ट है, वेलवेट की तरह। The tiger is angry as he is away from lips and bounds in the jungle. टाइगर क्या एंग्री है, जैसा कि वो क्या का चाहता है, सोचता है कि भैया हम कहाँ चले जाएं, जंगल में, लिप्स उछाल कूद कर रहे हैं, बाउंस कर रहे हैं भैया, मतलब स्वतंत्र रहे, ऐसा बात करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ही जो वर्ड दिया है, टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रेफर्स हिम एज अ ही, अब यहाँ पर पर्सोनिफाइड कर दिए, पर्सोनिफाइड का मतलब कोई भी वस्तु या जो भी मतलब एनिमल है उसको हम पर्सोनिफाई कर दे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लिविंग बीइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, अब इस स्टेंजा में क्या क्या पोएटिक डिवाइस है देखते हैं। जैसे मैंने देखा मेटाफोर में कि टाइगर्स पास आर अ कंपेयर्ड विद वेलवेट, इसलिए क्या है, मेटाफोर है, यानी टाइगर का जो पास है ना, पास मतलब तो समझ नहीं रहे हैं क्या, पांजा, तो किससे कंपेयर किया जा रहा है, वेलवेट से, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मेटाफोर। सिमिली किसको बोल देंगे, यहाँ पर समझना होगा, और सिमिली तो जहां एज से कंपेयर हो, एज और लाइक से। इंजॉयमेंट क्या है, सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, मैं अगर प्रीवियस जाऊं तो देखिएगा यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है दोनों लाइन में, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंजॉयमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इमेजरी क्या है, ही क्रिएट्स द इमेज अबाउट द टाइगर, किसके बारे में क्रिएट्स करना चाहते हैं, टाइगर के बारे में। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, मतलब धीरे धीरे चलता है भैया, डिफरेंट मतलब एक ब्राइट कलर में, ठीक है, यहाँ पर देखा ये इमेजरी दिए हैं। कॉन्सोनेंस क्या है यहाँ पर, यूज ऑफ एस साउंड, जैसे स्टॉक हिज स्ट्रिप, देखिए स्टॉक हिज स्ट्रिप, स्टॉक्स हिज स्ट्रिप्स, एस एस है, एस एस साउंड कर दिया, यानी कॉन्सोनेंस की बात कर रहा है, यानी साउंड एस जो है कॉन्सोनेंस की बात कर रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट आई एम मूविंग फॉरवर्ड,
जैसे अपिन, एसोनेंस भी दिया है। एसोनेंस मतलब यहाँ पर यूज ऑफ वावल साउंड आई इन इज विविड स्ट्रिप्स। विविड स्ट्रिप्स में इसमें क्या किया गया है, वावल साउंड यूज किया गया। जैसे यहाँ पर विविड यानी यहाँ पर बताया जा रहा है पोएटिक डिवाइस में कि आई जो है, यहाँ पर साउंड आई जो आ रहा है वो क्या है, विविड स्ट्रिप्स। अब ऑक्सोमोरॉन, यूज ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट इन द मीनिंग, जैसे क्वाइट, क्वाइट रेज, ठीक है, एक अपोजिट मीनिंग में किया गया, जैसे एंगर के जगह पर यूज कर दिया गया, ठीक है। अब पर्सोनिफिकेशन की बात करें, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, पर्सोनिफिकेशन जो है, द टाइगर इज पर्सोनिफाइड, यहाँ पर ही से कर दिया गया उसको पर्सोनिफाइड, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आई एम मूविंग फॉरवर्ड। स्टेंजा सेकंड, each stanza how many line? 4 line. So next I'm going to talk about here, he should be lurking in shadow, okay, okay, and sliding through the long grass, where sliding, and near the water hole where plump deer passes. It means poet says, मतलब poet क्या कहते हैं, that if tiger would have been free, अगर टाइगर क्या हो जाए, he would have a hide himself behind the long grass। अगर मान लीजिए टाइगर फ्री हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है वो कहाँ जंगल में छिप सकता है, लॉन्ग ग्रास में। नियर वाटर्ड बॉडीज सो दैट ही इज एबल टू कैच हिज फैट प्रे डियर। अब देखिए यहाँ पे दिया नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर प्लम्प डियर मतलब पासेस, तो उसका मतलब खाने का साधन क्या मिल सकती है, बॉडी नियर वाटर बॉडी से किनारे डियर को पा सकता है, विच इज हिज एक्चुअल लाइफ, नॉट टू बी इन अ केस लाइफ टाइम। मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि अगर ये टाइगर को अगर छोड़ दिया जाए, क्या बताइए, फ्री छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा, जंगलों में जाकर ग्रास में छिप जाएगा। जब ग्रास में छिपेगा तो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज के नजदीक जाएगा, तो वहां पर अगर प्लम्प डियर को, मोटी तगड़ी फैट डियर को देखेगा तो वो क्या करेगा, उसको प्रे करेगा। वही उसका एक्चुअल लाइफ है, न कि उसको केज में रख दिया जाए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, अब इसको देखेंगे राइमिंग स्कीम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ए बी सी बी, इट मीन्स ग्रास पास, ठीक है, ग्रास पास, जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट शैडो, ग्रास पास हियर, ABC, okay, and enjambment means we can say that here, enjambment, line continuing to the next line without punctuation marks, sliding through the deer passes। देखिए अब यहाँ पर अगर इस लाइन को देखा जाए तो कहीं आपको कॉमा लग रहा है, यानी डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो मतलब जहां पर अगर थोड़ा भी पॉज ना हो, बीच में थोड़ा भी पॉज ना दिया तो उसको क्या बोलेंगे, एंजायमेंट बोलेंगे। शैडो या शैडो कॉमा, लेकिन शैडो के बीच में जो 3 लाइन यहाँ पर आया है उसके बीच में कोई पॉज नहीं है, तो देयर इज नो पॉज बिटवीन द व्हाट सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एंजायमेंट। अब एलिट्रेशन क्या इसमें दिया है, एलिट्रेशन आपका दिया प्लम्प डियर, वेर प्लम्प डियर यानी प्लम्प पास, PP, so letter P is called here alliteration। इमेजरी मतलब लर्किंग इन द शैडो, यहाँ लर्किंग इन द शैडो मतलब ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको फ्री छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो क्या करेगा, यानी लर्किंग इन शैडो यहाँ पर क्या इमेजरी किया जा रहा है, एक काल्पनिक काल्पनिक बातें किया जा रहा है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड स्टेंजा। लेट्स मूव थ्रू द थर्ड स्टेंजा। What third stanza is telling? Third stanza telling he should be a snarling around houses at the jungle is and bearing his white fangs, FNGs, yeah, his claws and terrorizing the village। देखिए snarling का मतलब यहाँ पर होता है वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल, यानी एनिमल के द्वारा जो साउंड निकाला जा रहा है उसको स्नार्लिंग बोलेंगे। दूसरा यहाँ दिया है बारिंग, बारिंग का मतलब होता है अनकवर्ड, मतलब जो कवर ना हो। अब फंगस मतलब होता है शार्प टूथ ऑफ द, जिसको केनाइन टीथ बोलते हैं, ठीक है। अब इस पर देखते हैं कि ये स्टेंजा क्या कहना चाहे। करा अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री,
मतलब यहाँ पर पोएट के अनुसार ये बोला जा रहा है कि अगर टाइगर क्या हो जाए, फ्री हो जाता है, रोमिंग इन द जंगल, कहाँ पर घूमता नजर आएगा, ही वुड हैव अ स्नाल अराउंड द हाउसेस, वो क्या करेगा, घर के जो नजदीक होगा जाकर दहाड़ मारेगा, स्नार्लिंग करेगा, स्नार्लिंग साउंड बजाएगा, ठीक है, दहाड़ेगा। लोकेटेड ऑन द आउट स्क्रीट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के जो बाहर वाले जो छोटे छोटे गांव हैं, स्क्रीट है, वहां पर जाकर क्या करेगा, स्नार्लिंग करेगा। He would have terrorized people with his sharp teeth and claws, creating fear among the village. और क्या करेगा, अपने जो केनाइन जो दांत है ना, उसके द्वारा क्या करेगा, लोगों को मतलब अपने एक्शन के द्वारा दांत को बाहर निकाल कर दिखाते हुए क्या करेगा, लोगों को टेरराइज करेगा, दहशत फैलाएगा। इज राइट? सो नेक्स्ट मूविंग, पोएटिक डिवाइस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइमिंग स्कीम एज यू ऑलरेडी नो दैट कि ए बी सी बी होगा, जैसे इज विलेज दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इंजॉयमेंट में, जैसे लाइन कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पंक्चुएशन मार्क नहीं है नहीं ना है, तो डायरेक्ट अगर कोई अगर लाइन सेंटेंस जा रहा है, ठीक है, लाइन बिना मतलब पंक्चुएशन मार्क या, ठीक है, तो उसको हम इंजॉयमेंट। अब बताओ, ओनोमटोपिया, a word which did not sound here, listen to me, which one, here, he should be snarling around houses, okay, at the jungle's edge, but here not na, I'm talking about first stanza, I'm talking about houses, and after that this next one I'm talking about, yeah, onomatopoeia means word which denotes sound, it means a snarling sound, okay. Assonance I'm talking about use of vowel sound o and I, vowel sound o and, it means here I'm talking about the sound sood around a house, it means sood, here o sound, okay, around o sound, and houses, it means o sound. So o and I, but here mostly talking about o, जैसे आप बियरिंग की बात कर, देखिए बियरिंग में आई हो जाएगा साउंड, हीज में आई हो जाएगा, वाइट में आई हो जाएगा, हीज में यहाँ पर राइट, यानी एसोनेंस हो जाएगा, जहां पर कौन सा भावल साउंड आता है, ओ और आई। कॉन्सोनेंट्स की अगर मैं बात करूं इस लाइन में, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एस, हीज, ध्यान से देखेंगे, फॉन्ग्स, हीज, क्लास, एस जो है ना, एक कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, पोएटिक डिवाइस की बात कर रहा है। Stanza number 4, okay, what a stanza number 4 is telling, try to understand. But he is locked in the concrete cell, concrete मतलब क्या है, बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स और सीमेंट्स जो बनता है ना, कंक्रीट, and he is strength behind the bars and stalking the length his case and ignoring visitors। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, करा कि जो पोएट होते हैं फील सॉरी फॉर द एनिमल लॉक्ड इन द केज, मतलब उनको बड़ा मतलब फीलिंग होता है, सॉरी महसूस करते हैं कि जानवर को क्या कर दिया गया, कहाँ लॉक कर दिया गया, केज में। His strength is also locked behind the bars, और इनका जो स्ट्रेंथ है कहाँ पर लॉक्ड कर दिया गया है, behind the bars, as he is not able to expose his true instinct of ferociousness। मतलब एक्चुअली यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ही बिहाइंड द बार्स है, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो मतलब दहाड़ने वाली जो क्वालिटी है, इंस्टिंक्ट है या दहाड़ है, उसको ना मतलब कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एक्सपोज नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, मतलब दिखा नहीं पा रहा है जो एक्शन। और ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स इन द जू, और कभी कोशिश भी नहीं कर पाता है क्या करने के लिए, विजिटर्स को टेरराइज करने के लिए, एज ही लॉक्ड एंड कैन नॉट अटैक देम, और अटैक भी नहीं। लेकिन ऐसे ही अगर हम कंपेयर करें कि गांव में अगर उसको फ्रीली छोड़ दिया जंगल के आउट स्क्रीट, तो वहां पर स्नेलिंग कर रहा है, टेरराइज करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पोएटिक डिवाइस इन दिस, ओके। द पोएटिक डिवाइस हियर यूजिंग राइमिंग स्कीम एज यू नो, जैसे बार्स है और विजिटर है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया है ना, इस लाइन को देखिएगा अच्छे ढंग से, यहाँ पर जो लाइन है, ठीक है,
बार्स और विजिटर्स है। अब देखिएगा, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको बी, क्या हो जाएगा, ए बी सी बी। ठीक है, पोएटिक डिवाइस की बात करें तो अब यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन, जैसे मैंने बोला था ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द टाइगर इज पर्सोनिफाइड एज अ ही। टाइगर को कैसे पर्सोनिफाइड किया गया है, ही के तरह। अब एसोनेंस की अगर बात करें, यूज ऑफ भावल साउंड, ई कैसे यूज किया गया है, जैसे लॉक्ड, ई दिया गया है, कॉन्क्रीट, ई दिखा गया है, सेल्स दिखा गया। तीनों एक बार अच्छे ढंग से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लॉक्ड की बात किया है, अब इसमें देखिए तो लॉक कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लॉक्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और किसकी बात कर रहा है, कंक्रीट की बात कर रहा है से। अब इसमें भावल साउंड क्या हमारा आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, एसोनेंस हो जाएगा। कॉन्सोनेंस क्या है, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, एस, एस यूज किया गया, जैसे हीज, स्ट्रेंथ, बार्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हीज, इसमें एस आ गया, स्ट्रेंथ एस आ रहा है, बार्स, ये क्या हो जाएगा आपको, कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। एलिट्रेशन में देख लीजिए, जैसे बी का एलिट्रेशन, बिहाइंड बार, जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है बिहाइंड बार, बिहाइंड बार, बी बी साउंड, बी बी साउंड, यानी इसको क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेंजा नंबर 5. Okay, stanza number 5 I'm going to talk about. He hears his voice at night, the patrolling cars, at a stare with his brilliant eyes at the brilliant stars. पेट्रोलिंग कार्स मतलब तो जान ही रहे हैं, डू यू नो, जैसे पुलिस लोग पेट्रोलिंग जैसे कार होता है ना, जैसे रात में क्या करता है, निगरानी करता है, देख रेख करता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एट द नाइट टाइगर जो होता है, हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, किसको सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स, विच इज नॉट लाइक्ड बाय द टाइगर, जो कि एक्चुअली में टाइगर पसंद नहीं करता उस पेट्रोलिंग कार्स की आवाज को। ही विशेष दैट हिज फ्रीडम इज रिस्टोर्ड टू हिम, वो क्या विशेष करता है, उसका फ्रीडम क्या किया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है, एंड फील्स सैड हिज कंडीशन, और क्या महसूस कर रहा है, सैड महसूस कर रहा है अपने कंडीशन। सो इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हिज थॉट्स ही स्टेयर एट द स्टार्स, कहां पर स्टेयर करता है, इन द नाइट एज ही इज हेल्पलेस, क्योंकि वो क्या है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है, यानी एक बार और इसको अच्छे ढंग से अगर समझा जाए तो बताया जा रहा है कि नाइट में जो टाइगर होता है वो किसकी आवाज को सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता है, जो कि टाइगर के द्वारा पसंद नहीं होता है। वो चाहता है कि मुझे क्या कर दिया जाए, फ्रीडम कर दिया जाए, और वो सोचता है कि हमारा फ्रीडम क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया, तो फ्री होना चाहता है, और सैड हो जाता है इस कंडीशन पर। सो और इसीलिए उसका क्या हो जाता है, जो माइंड होता है, थॉट होता है, डाइवर्ट हो जाता है, और कहाँ दिखने लगता है, स्टार्स को नाइट में, किस तरह, हेल्पलेस तरीका से। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि राइमिंग स्कीम अगर यहाँ पर देखा जाए तो राइमिंग स्कीम में हमारा कार्स दिया गया है यहाँ पर, और क्या, स्टेयर्स दिया गया, यानी यहाँ पर ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो, यानी बी भी हमारा क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर दिखाया कार्स, यानी ए बी, सॉरी ए बी ए, सॉरी सी, ए बी सी बी। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इंजैममेंट, लाइन 3 कंटिन्यू टू लाइन 4, 3 जो है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, जैसे देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो 3 है ना 4 तक डायरेक्ट चला गया, 3 लाइन है ना और 4 लाइन बिना कोमा का चला गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंजैममेंट। ठीक है, जैसे कि स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। ठीक है, एलिट्रेशन में जैसे साउंड एच, ही हियर्स, अब क्या करता है, सुनता है, ही हियर्स, यानी एच एच, ये क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बालक, बोलिए, एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एसोनेंस, एसोनेंस यानी यूज ऑफ आई साउंड विद हीज एंड ब्रिलियंट, देखते हैं यहाँ पर विथ हीज ब्रिलियंट, इसमें कौन कौन सा साउंड, थोड़ा इसको फ्रेश कर देते हैं, देखा जाए। मैं अगर देखूं इसको तो हमारा हो जाएगा विथ, क्या हो जाएगा बोलिए,
विथ हीज, और क्या दिया है बालक, ब्रिलियंट। अब देखिए इसमें आई साउंड जो आ रहा है ना, ये आई आई वो क्या हो जाएगा, बोलिए, ये क्या इसको बोलेंगे, एसोनेंस बोल देंगे। रिपीटेशन में द वर्ड ब्रिलियंट इज रिपीटेड ट्वाइस। देख लीजिए इसमें ब्रिलियंट दो बार रिपीटेशन किया गया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, यानी क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, रिपीटेशन। सो आई होप यू understand this. Yeah. So I'm talking about, so thank you. Okay, I will meet in the next video.